मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 को लेकर गठित टीम 9 के साथ बैठक की, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को कोविड प्रबंधन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की ओर से 18 साल की आयु से अधिक के सभी नागरिकों के लिए 21 जून से राज्य सरकारों को निःशुल्क टीका उपलब्ध कराया जा रहा है। हमें इसका लाभ लेते हुए पूरी क्षमता के साथ टीकाकरण अभियान संचालित करना होगा। वहीं उन्होंने निर्देश दिया कि हर दिन 6 लाख लोगों को टीका कवर देने के लक्ष्य के साथ तैयारी की जाए, जबकि 1 जुलाई से प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोगों को वैक्सीन किया जाएगा। और योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन सेंटर और वैक्सीनेटर की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देशित किया। बढ़ते आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाने वाले विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का पत्र जारी करने के साथ ही बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनको बधाई दी। आपको बता दें कि अरविंद कुमार शर्मा को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य बनाया है और इसके बाद से ही उनको उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री बनाने की चर्चा भी फिर से एक बार जोरों पर थी। ए.के. शर्मा को अब बीजेपी के उत्तर प्रदेश संगठन में शामिल किया गया है। उनको पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं ए.के. शर्मा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद लखनऊ पहुंचे। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जितिन प्रसाद ने एयरपोर्ट से सीधा बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय का रुख किया, जहां पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी की सदस्यता ली। विधानसभा मार्ग पर बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में जितिन प्रसाद ने मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से उन्होंने मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से भेंट करने के बाद जितिन प्रसाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास का रुख किया। वहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से करीब आधे घंटे तक मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की प्रेरणा से मैं बीजेपी में शामिल हुआ। पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ दिया है। सपा की ओर से बेटे आनंद चौधरी को जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने ये फैसला लिया। पार्टी की ओर से सरकार में मंत्री तक रह चुकी अंबिका चौधरी का बसपा छोड़ देना पूर्वांचल की सियासत में बड़ा फैसला माना जा रहा है। इससे पहले बसपा की ओर से 2 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। अखिलेश यादव जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं और हम लोग आनंद चौधरी को बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि वो चुनाव जीत के आए और जिले का विकास भी करें और समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान करें। समाजवादी पार्टी आनंद चौधरी का परिवार की पार्टी है। आनंद चौधरी के पिताजी लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में काम किए हैं और आनंद चौधरी समाजवादी पार्टी में आए हैं। का स्वागत है। हम लोगों का मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार। प्रतापगढ़ पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की हत्या के मामले को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के 5 सदस्यों का डेलीगेशन पत्रकार सुलभ के घर पहुंचा, जहां सपा के डेलीगेशन ने पत्रकार सुलभ की पत्नी रेणुका से मुलाकात की। इस दौरान एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने यह कहा कि शराब माफिया के खिलाफ सच दिखाने पर पत्रकार की हत्या अत्यंत निंदनीय है। श्रीवास्तव सिन्हा जी एमएलसी बनारस लगभग सारे बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की है। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि यह वेल प्लान मर्डर है। अगर वो इतने दिन से सुलभ श्रीवास्तव जी
जनहित के मुद्दों को लेकर के बेबाकी से लिख रहे थे, मुद्दे को उठा रहे थे, तो जाहिर सी बात है उनकी सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहीं न कहीं सरकार के मिलीभगत से यह हुआ है और इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। ट्विटर को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने बीजेपी पर वार किया है। उनका यह कहना है कि ट्विटर हिंदुस्तान का कानून तो मानता है लेकिन बीजेपी का कानून नहीं मानना चाहता, क्योंकि बीजेपी अपनी तानाशाही करना चाहती है। बीजेपी नहीं चाहती कि उनके कारनामे जनता तक पहुंचे। हिंदुस्तान का कानून तो मान रहा है, मानने को तैयार भी है, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी का कानून नहीं मानना चाहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश में लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी छीनना चाहती है। पहले प्रिंट मीडिया पे कंट्रोल किया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंट्रोल किया, अब वो सोशल मीडिया पे अपनी तानाशाही चलाना चाहती है, क्योंकि वो चाहती नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की जो कारनामे हैं वो जनता तक पहुंचे। मैनपुरी में मगरमच्छ के गांव में पहुंचने से हड़कंप मच गया। बुरी तरह से डरे सहमे ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम वहां पहुंची और टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को वहां से रेस्क्यू किया। आपको बता दें कि तेजी से भाग रहे मगरमच्छ को टीम की ओर से पीछा करके पकड़ने की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सहारनपुर नगर निगम में स्मार्ट सिटी योजना में करोड़ों रुपए के बजट में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर स्मार्ट सिटी योजना सीआईओ नगर आयुक्त योगेंद्र सिंह और कंपनी सचिव पूजा सिंह ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। कंपनी सचिव पूजा सिंह ने आयुक्त सहारनपुर मंडल को स्मार्ट सिटी में किए जाने वाले फर्जी टेंडरों के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी दी और कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच की भी मांग की है। जल निगम की हमारी परियोजना है, उसमें अभी तक उसमें लगभग 2 करोड़ की पेमेंट हो गई है, पेमेंट कर दी गई है, लेकिन अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है उसके साथ सहारनपुर स्मार्ट सिटी का। तो बिना एग्रीमेंट के काम करना और ये जो रोड वगैरह खोदी गई है, ये बिना एग्रीमेंट के करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसा कुछ भी में हमारे यहाँ से रिपोर्टिंग होती है, महुआ को GMIS पोर्टल पे, लखनऊ शासन में CMIS पोर्टल पे, और जो हमारे हर 15 महीने में रिपोर्ट जाती है, तो वो रिपोर्टिंग ही गलत जा रही है। कमिश्नर साहब को भी एक शिकायत कर दी है। एक शिकायत इसने आने जाने कहां सिर्फ अपने को सेव करने के लिए इसने मनगढ़ंत ये प्रोपोगंडा रचा है। इसके पीछे बहुत से लोग लगे हुए हैं। अदरवाइज वो ये चाहते हैं कि सहारनपुर का विकास ना हो। यूपी में साल 2022 के चुनाव को लेकर घमासान तेज हो चुका है। इन दिनों विधानसभा सीट की बार्गेनिंग के लिए भी दल बदलू नेताओं की भीड़ सपा कार्यालय पर जुटने लगी है। तो वही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जुलाई से प्रदेश की जनता से मिलने का मन बना रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि बड़े दलों से कोई समझौता नहीं करेंगे, छोटी पार्टियों का समर्थन लेंगे। सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी साल 2022 के चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने कमर कस ली है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जुलाई की निकलने की बात है, लेकिन अभी हम जो उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए लॉकडाउन से पहले, और इसके बाद जो इस वक्त का सिलसिला है, वो तमाम सारे लोग जो समाजवादी पार्टी में विश्वास रखते हैं 2022 में, उन सब की उपस्थिति दर्ज हो रही है। और आने वाले समय में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक रथ लेके निकलेंगे, और उस रथ चलने के बाद मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी हवा, किसी की भी बयार और किसी का स्तंभ कुछ जैसा रहता नजर आएगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी। फिरोजाबाद में कांग्रेस कमेटी की विस्तृत चर्चा के लिए आज राष्ट्रीय महासचिव रोहित चौधरी के सामने वार्ता हुई, और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जिला अध्यक्ष को बदलने की मांग को लेकर दो पक्षों में आपस में ही गाली गलौज तक शुरू हो गई। वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव आशीष तिवारी का यह कहना है कि आने वाले समय में जिला अध्यक्ष को भी बदला जा सकता है। ऐसे में अब अगला जिला अध्यक्ष कौन होगा, ये निर्णय कांग्रेस हाईकमान ही लेगी। रोहित चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश दीक्षित
विकास प्रधान और मुनीन वर्मा के सामने, क्योंकि इन लोगों ने जिला पंचायत के जो चुनाव अभी हाल ही में हुए हैं उसकी गलत सूचना हाईकमान को दी थी। तो गलत सूचनाएं देने के कारण कार्यकर्ताओं में वालता हकीकत से बेआबरू होकर इन कार्यकर्ताओं को निकाल दिया। आज यहाँ आने का मकसद जो हमारे जिला के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं और जो संगठन के द्वारा काम किया जा रहा है उसके बारे में समीक्षा बैठक थी। कोरोना काल में जो आदरणीय प्रियंका जी ने दवाई की किट का वितरण का काम दिया है उसके बारे में समीक्षा है, और जो हमारे पंचायत के चुनाव जीते हैं उन पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रियंका जी की जो चिट्ठी का वितरण का है और किस प्रकार से आगे कोरोना के इस मुश्किल समय में हम साथियों को मदद कर सकते हैं, पार्टी कैसे आगे बढ़े, उन सब के ऊपर यह चर्चा हुई। संत कबीर नगर में केशवापुर रोड पर स्थित अनाज के गोदाम में छापेमारी हुई है। बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष गोहर अली के गोदाम पर राजस्व और खाद्य विभाग ने छापामारी की है। देर रात को छापेमारी के दौरान गोदाम से खाद्यान्न की बोरियां बरामद की गई। बता दें कि गोहर अली वार्ड नंबर 11 के जिला पंचायत सदस्य भी है। छापेमारी के बाद से खाद्य विभाग के अफसर जांच में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने एक के बाद एक कई मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। इसके साथ ही फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के निधन पर भी उन्होंने शोक जताया। कहा कि आज की युवा पीढ़ी को उनसे सीखना चाहिए। कच्चा तेल आज भी $70 पे है, पर दाम बढ़कर 104-5 पेट्रोल का और 100 का शतक लगा दिया डीजल ने। जो किसान ट्रैक्टर में भर लाता है, ट्यूबवेल चलाता है, मड़ाई करता है, जिससे वो भी 100 के पार हो गया बहुत से शहरों में। ये कैसा चमत्कार है मोदी जी कि $140 पे खरीद के कांग्रेस की सरकार देशवासियों को $60 में देती रही और आप सिर्फ उसके आधे पे खरीद के $70 पर बैरल आप दे रहे हैं $105 में। ये एक लूट है, लूट है, लूट है जनता के गाढ़ी कमाई पर और उसकी जेब पर। कि आज वो 6,600 बढ़कर 12,700 करोड़ हो गया। काला धन तो है नहीं, पर विदेशों में जमा धन दुगना हो गया स्विट्जरलैंड में। ये अधिकृत जानकारी साझा की गई है वहां से। यानी अगर वो काला धन था तो मोदी जी आपकी कृपा से डबल हो गया। क्या श्वेत पत्र जारी करेंगे? क्या मन की बात जब आप करेंगे तो बताएंगे ये कौन सा चमत्कार आपने कर दिया। भारत माता की शान बढ़ाने वाले पद्मश्री मिल्खा सिंह जी, जिन्होंने 4 बार स्वर्ण दिलाया था हमें एशिया में होने वाले सभी देशों के टूर्नामेंट में। कॉमनवेल्थ में भी उन्होंने स्वर्ण से भारत का मान बढ़ाया था। 4थे स्थान पर रोम ओलंपिक में आके पहली बार भारत ने दस्तक दी थी एथलीट्स के क्षेत्र में दुनिया में। ऐसे फ्लाइंग सिख पद्मश्री मिल्खा सिंह का निधन एक युग का अंत। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और ये आशा करता हूं कि आज के नौजवान उनसे प्रेरणा लेंगे और भारत का मान बढ़ाएंगे। बिजनौर में जिला अधिकारी और पुलिस अध्यक्ष की ओर से बिजनौर उत्तराखंड से आ रही बैराज गंगा का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को उत्तराखंड की ओर से आ रही 3 लाख क्यूसेक गंगा में पानी छोड़ने पर गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। साथ ही पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर धर्मवीर सिंह और स्थानीय पुलिस संबंधित लेखपाल की ओर से गंगा तट पर बसे जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों वालों को ध्यान में रखते हुए वहां के लोगों को ध्यान में रखकर अलर्ट जारी किया गया। बढ़ते आगे, प्रदेश के कुछ जिलों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। कई जगह बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, तो वहीं कई जगहों पर
जल भराव होने से लोगों को आने जाने में खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा है। बाराबंकी, बिजनौर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, उन्नाव, कुशीनगर की तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बरसात का असर यहां पर हुआ। हरदोई के 52 ब्लॉक के बरसोइया निवासी 3 बालिकाएं अपने सर से माता पिता का साया उठने के बाद सरकारी सहायता के लिए इधर से उधर दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। हालांकि जिला प्रोबेशन अधिकारी का यह कहना है कि बालिकाओं की मदद के लिए रिपोर्ट भेजी गई है और मांगी जा रही जो भी बातें हैं उसको लेकर जल्द से जल्द विचार किया जाएगा और जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। हुए थे 9 तारीख को, 9-5 मई को कोरोना में, तो जो उनकी 3 लड़कियां हैं, नाबालिग हैं, बड़ी वाली जो 12 साल की है, छोटी वाली जो है 6 साल की है, 8 साल की। तो कोरोना खत्म हुई तो हमने कागजों सब दिया, अधिकारी लोग बताए रहे कि इनकी कोरोना मृत्यु नहीं हुई। जब कोरोना में इनकी मृत्यु हुई, ऑक्सीजन लगो रहो अस्पताल में, सब वही लक्षण रहते पूरे। अब इनको कोई सहारा है नहीं। 2-3 बीघा खेत इनके पास है, उठाऊ मांग के थी, उनके ऊपर लोन है और उनके पास कोई राहत रहने के लिए कोई जो है पालन पोषण के लिए इनके लिए बहुत तकलीफ है। इसलिए हमारे यहाँ पे एप्लीकेशन दे सरकार की तरफ से अगर मिल सके नहीं राहत तो मुझे। बरसोहिया के बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं। जैसी कि जानकारी मिली है कि इनकी माताजी की मृत्यु पहले हो गई थी और पिताजी की मृत्यु कोविड काल में हुई है। तो इनका हम लोगों ने फॉर्म भरवाया था बाल सेवा योजना के तहत, लेकिन जो रिपोर्ट मेरे पास अभी फिलहाल उपलब्ध है उसमें लिखा है कि कोविड निगेटिव, इनके पिताजी के मृत्यु का एंटीजन रिपोर्ट है उसमें निगेटिव है। तो जो हमारे पास जियो है उसमें ये प्रमुख रूप से है कि मतलब उन्हीं बच्चों को देय होगा जिनके माता पिताजी की मृत्यु कोविड के कारण हुई हो। तो इसके लिए हम एक लिखित में सीएमओ साहब से मांग ले रहे हैं, चूंकि मतलब पिताजी की डेथ हॉस्पिटल में ही हुई थी, तो क्या कोई ऐसा मतलब प्रमाण उनके पास है जिससे कि मतलब बच्चों के पिताजी की मृत्यु कोविड के चलते हुई है? यदि ऐसा होगा तो हम जरूर इन बच्चों को लाभ दिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में भले ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन रंजिश का दौर अब भी जारी है। जालौन में रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले और पथराव हुआ, जिस दौरान दोनों ही पक्षों के लोग इस दौरान घायल भी हुए और वही घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कोंच में ले जाया गया है और लेकिन कुछ की हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर ने उन्हें CHC कोंच में रेफर कर दिया। बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष बब्बन चौधरी पर FIR दर्ज की गई है और इसके अलावा पुलिस ने 5 नामजद और 45 किसानों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया है। कई धाराओं में बब्बन चौधरी पर FIR दर्ज की गई है। बता दें कि 3 दिन पहले कोतवाली खुर्जा नगर परिसर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर घेराव किया। प्रदेश में बदमाशों को किसी का कोई खौफ नहीं है। देवरिया जनपद के जिला कारागार में फोन से बात करते हुए एक कैदी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो देखकर विभाग में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कैदी रत्न यादव गांव अमाओ का रहने वाला है और हत्या के आरोप में कई महीनों से जेल में बंद है। बता दें इससे पहले भी अतीक अहमद का ऑडियो वायरल हुआ था। में आया और छापेमारी करके तलाशी करवा करके उसको बरामद कर लिया गया है और इस संदर्भ में उसके बंदी के विरुद्ध जो है कोतवाली देवरिया में जो है FIR दर्ज करा दी गई है। कोरोना की दूसरी लहर का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही और कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है फतेहपुर से, जहां पर लोगों ने बार बालाओं के डांस का आयोजन किया, जिसको देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस भीड़ में ना तो किसी ने मास्क लगा रखा था और ना ही किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन हो रहा था। सब एक दूसरे से
सटे हुए थे और ये तस्वीरें सुल्तानपुर घोष थाना के किशोई गांव की बताई जा रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि इतने बड़े स्तर पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना तक नहीं मिलती है, और अगर मिलती भी है तो कार्रवाई इस पर आखिरकार क्यों नहीं होती, ये भी एक बड़ा सवाल आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बार फिर से राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाओ। अगर राजनीति होती है तो ऐसी राजनीति मुझे नहीं करनी है। उनको अगर ऐसी राजनीति करनी है चंदा चोरी वाली, तो मंत्री जी को मुबारक हो। सर्वोदय पीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे, इस समय वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं। बहुजन समाज पार्टी में इन्होंने लंबे समय तक काम किया। 2010 के बाद से आज आम आदमी पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अगला जो मामला है, दरअसल अगली खबर आगरा से है। आगरा में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी इलाके में मुस्लिम बुजुर्ग को पीटने और दाढ़ी काटने के मामले में उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एसपी नेता उमेद पहलवान काफी दिनों से फरार चल रहे थे। पुलिस की कई टीमें उनकी तलाश में भटक रही थी, लेकिन उमेद पहलवान गायब थे। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि अब उमेद पहलवान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। उमेद पहलवान को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। पुलिस की टीम के द्वारा उमेद पहलवान नाम के शख्स की गिरफ्तारी दिल्ली में लोक नारायण जयप्रकाश हॉस्पिटल के पास से की गई है, जो अभी तक सूचना मिली है। और वहां गिरफ्तारी के बाद फिर गाजियाबाद लाया जाएगा और फिर उनसे आगे की पूछताछ। मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट के मामले में मुख्य आरोपी प्रवेश गुर्जर को कोर्ट ने जमानत दे दी है। पुलिस प्रवेश गुर्जर का रिमांड चाहती थी ताकि मामले में उससे पूछताछ की जा सके। इससे पहले कोर्ट ने कल गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को भी जमानत दे दी है। इस मामले में अब गिरफ्तार हुए 9 आरोपियों को अब तक जमानत मिल चुकी है। जो बुजुर्ग की पिटाई का मामला था, उसमें हमारी बेल को सुना और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा उसमें 30,000 रुपए का एक पर्सनल बॉन्ड और 30,000 के 2 जमानतियों पर सशर्त परवेश को रिहा किया जाने के आदेश पारित किए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।